कॉन्साइंस एथिक्स की ओर से, कॉन्साइंस आईएएस की ओर से एक अभिनव प्रयास हम कर रहे हैं। और अभिनव प्रयास ये है कि आगामी आने वाला जो मेंस है, उस मेंस के लिए हम कुछ संक्षिप्त वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो सीरीज़ में होगा, ताकि आने वाले जो मेंस में जो अपीयर हो रहे हों उनको इस सब्जेक्ट के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अतः हम ऐसा करीब जब तक मेंस होने वाला रहेगा उस समय तक ये वीडियो आएगा। उसके बाद मैं ये सीरीज चलाऊंगा कॉन्साइंस आईएएस का, और आगे पूरा सब्जेक्ट मैटर को क्लियर करने के लिए कि आखिर ये सब्जेक्ट मैटर है क्या। तो सब्जेक्ट मैटर पे आने से पहले सबसे पहले हम लोग ये इसमें डिस्कस करेंगे कि इस सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इस सिलेबस को हम नहीं समझेंगे तब तक बड़ा मुश्किल है ये समझना कि एथिक्स में पढ़ना क्या है। हालांकि यूपीएससी ने एज ए प्रिस्क्रिप्शन आपको एक सिलेबस दिया है और सिलेबस में क्या पढ़ना है ये भी उसने मेंशन किया है, पर उसकी समझ रखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसको पढ़ना कैसे है और क्या किया जाए। और इसमें एक चीज़ ये है कि एवरेज मार्क्स जो लोगों को है वो 90-80 के आसपास आता है। बहुत ज़्यादा संख्या ऐसे लोगों की भी है जिसमें मार्क्स जो है सो 60-65 की रेंज में भी आता है। कुछ लोग हैं, बिल्कुल कम लोग हैं, जिनको मार्क्स जो है सो 110, 20, 25 इसके रेंज में आता है। कोई 130-35 भी आया है, लेकिन वो एक आध ही लोग होंगे। अब उस आने के बाद भी वो बाज़ार में र्यूमर चलता रहता है मार्केट में कि ज़्यादा एग्जाम्पल लिख देने से आपको मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स तो लिखने चाहिए, पर अंडरस्टैंडिंग लिखना अति आवश्यक है। अंडरस्टैंडिंग के बगैर सिर्फ एग्जाम्पल से तो काम चलेगा नहीं। इसलिए अंडरस्टैंडिंग लिखने के लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम इसके सिलेबस को समझें कि इस सिलेबस में कहा क्या गया है। जो पेपर 4 जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है उसमें हम ये देखते हैं कि इसमें जो सबसे पहला जो 4 लाइन है, पहले 4 लाइन में एक इंस्ट्रक्शन दिया है सिविल सर्विसेज ने कि वो क्या देखेगा। यूपीएससी के एग्जामिनेशन में वो क्या देखेगा, बेसिकली वो एटीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट का और अप्रोच क्या होगा ये देखेगा सिविल सर्विसेज के उसमें एग्जामिनेशन में। और एटीट्यूड के लिए बेसिकली ये जो 4 लाइन में समझाया है, इसी 4 लाइन के बेसिस पे आपको पूरे सिलेबस को अंडरस्टैंड करना होगा, पूरे सिलेबस को अंडरस्टैंड करना होगा। और इसमें आप देखेंगे कि पहले पैराग्राफ जो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड है उसके जस्ट बाद जो लिखा है कि इस पेपर के जरिए यूपीएससी स्टूडेंट्स के एटीट्यूड और अप्रोच को जांचेगी कि कौन सा अप्रोच, कौन सा एटीट्यूड, तो वो उसकी इंटीग्रिटी को जांचेगी कि इंटीग्रिटी उसका कैसा है। और इंटीग्रिटी इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि इंटीग्रिटी के अप्रोच को वो जांचना चाहती है। दूसरा, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ और प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ और उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को देखेगी डिफरेंट सोशल इश्यूज के जरिए। तो इसमें मेन जो चीज़ आता है उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों को इंटीग्रिटी को समझना होगा, क्योंकि इंटीग्रिटी को जब आप समझेंगे, जिसको हिंदी में सत्यनिष्ठा कहते हैं, इंटीग्रिटी को जब आप समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि पूरे सिलेबस का जो स्ट्रक्चर बनाया है उन्होंने वो इंटीग्रिटी को समझने के लिए ही बनाया है। और आपकी जो सत्यनिष्ठा है और आपकी जो इंटीग्रिटी है उसको ही वो चेक करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ है
कि वो कहते हैं कि प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, जैसे एक ह्यूमन बीइंग जब पब्लिक लाइफ में, इनफैक्ट पब्लिक लाइफ का मतलब हुआ कि जो डिफरेंट पोस्ट वो होल्ड करेंगे, जैसे एज ए पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल लीडर, या वो अगर पोस्ट होल्ड करना चाहें एज ए ब्यूरोक्रेट्स और कॉरपोरेट वर्ल्ड, तो इसमें बेसिकली वो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ पब्लिक से डील करना होता है पब्लिक पोस्ट होल्ड करने के बाद। तो उसमें वो उसकी प्रोबिटी को चेक करेगा कि भाई प्रोबिटी उसका कैसा है, और उसके बाद जो पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट में है। एक पार्ट में सैद्धांतिक पक्ष है जिसमें एथिक्स के मुतालिक क्या क्या पढ़ना है वो बताया गया है, और दूसरा जो पक्ष है, और उससे क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन के करीब आते हैं, और दूसरा जो पक्ष है वो केस स्टडी के रूप में दिया जाएगा। केस स्टडी जो दिया जाएगा वो भी आपके इंटीग्रिटी को और प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ को जांचने के लिए ही दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि इंटीग्रिटी क्या है। इंटीग्रिटी ये एक मैथमेटिकल जो वर्ड है वो मैथमेटिकल टर्म इंटीजर से लिया गया है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, और इसी बेसिस से पूर्णांक या पूर्ण या फुल या कंप्लीट, आप कुछ भी कह सकते हैं, मतलब उसमें कोई विखंडन ना हो, कोई अंक में विखंडन ना हो, उसी को इंटीजर कहते हैं। तो उसी से जब इंटीग्रिटी लिया गया है, तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है एथिक्स के सेंस में ये बताया गया है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग कंप्लीट विदाउट डिवाइडेड। इंटीग्रिटी का मतलब हुआ कि क्वालिटी ऑफ बीइंग कंप्लीट विदाउट डिवाइडेड। तो जब तो इसमें एक प्रश्न उठता है, इस परिभाषा को देखते ही हम लोगों को एक चीज़ समझना चाहिए कि क्या ह्यूमन बीइंग में ये संभावना है कि वो डिवाइड भी हो सके, और अगर डिवाइड हो सकता है तो क्या मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर का बना हुआ है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर का बना हुआ है जिसके कारण ये संभावना उठती है कि वो डिवाइडेड वे में कार्य कर सकता है। दूसरा चीज़ कि अगर मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में बना हुआ है तो उसका सेंटर कमांड कौन होना चाहिए। बेसिकली इंटीग्रिटी उसी की जांच है कि सेंटर कमांड को कौन सा होना चाहिए, और उस कमांड से बाकी जो अदर स्ट्रक्चर है वो अगर फंक्शन करे उसके हिसाब से, तो ये समझा जा सकता है तब वो इंटीग्रिटी में वर्क कर रहा हो ऐसा माना जाएगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि डिफरेंट फिलोसफर्स, चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, ये एक कंक्लूजन पे तो वो पहुंच चुके हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में बना हुआ है। जो पहला स्ट्रक्चर है ह्यूमन बीइंग का,
जो पहला पोर्शन है, जो बेसिकली तीन पोर्शन में, तीन लेयर में ह्यूमन बीइंग बना हुआ है, ऐसा माना जाता है फिलोसफर्स के द्वारा। देखने में आपको एक वो कंप्लीट ह्यूमन बीइंग लगेगा अकेला वो, लेकिन वास्तव में वो करीब तीन स्ट्रक्चर में उसको माना जाता है। जैसे सबसे पहला स्ट्रक्चर जो सबसे पहला और मेन जो, और जिसपे बहुत वो भी है कि शायद ऐसा ना हो, पर कंक्लूजन में चाहे मेटेरियलिस्ट फिलोसफर हो, चाहे आइडियलिस्ट थिंकर हो, जो भी हो, सब लोग एक कंक्लूजन पे तो पहुँचे हैं कि कोई ना कोई एक ट्रांसेंडेंटल रियलिटी है, एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग का है वो ट्रांसेंडेंटल रियलिटी का, या सुप्रीम रियलिटी भी उसको कहते हैं। डिफरेंट फिलोसफर्स, डिफरेंट थिंकर्स उसको डिफरेंट नाम से बोले। अगर जो मेटेरियलिस्ट फिलोसफर हैं, अगर वो उस नाम से उसको नहीं भी बोलते हैं, अगर उस नाम से उसको नहीं भी कहा है उन्होंने, सुप्रीम रियलिटी को वो नहीं भी मानते हैं, सिर्फ मेटेरियलिज्म को ही मानते हैं, तो भी वो एक समथिंग सॉर्ट ऑफ सुप्रीम थिंग्स के बारे में वो बात करते हैं। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बीइंग का, वो सबसे पहला स्ट्रक्चर है ट्रांसेंडेंटल रियलिटी। और दूसरा जो ह्यूमन बीइंग का लेयर में आएगा, जिसको सब लोग हम लोग जानते हैं, उसको आप जानते हैं हिंदी में उसको अंतःकरण कहते हैं, और या माइंड या दिमाग या जो भी हो, ये चीज़ डिफरेंट या साइकोलॉजी या इस डिफरेंट नाम से उसको जाना जाता है। तो दूसरा जो पोर्शन होता है ह्यूमन बीइंग का, और तीसरा पोर्शन आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग का, जो थर्ड स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग कहेंगे वो बॉडी का पोर्शन होता है, जिसमें सेंसेस हुआ करता है ह्यूमन बीइंग का। अब ये चूंकि ट्रांसेंडेंटल रियलिटी जो होता है, उसको डिफरेंट फिलोसफर्स हैं, जितने भी थिंकर्स हैं, सब लोगों ने कहा है कि ये जो है, ये ह्यूमन बीइंग का ऐसी रियलिटी है जो पूरी एग्जिस्टेंस के लिए एक है, समान, बिल्कुल एक रूपता लिए हुए है, सब में ये पाया जाता है। इसमें बिल्कुल सिमिलरिटी है। यहाँ से अगर किसी भी एग्जिस्टेंस को देखेंगे वो बिल्कुल समान होता है। तो अब आइए हम लोग ब्रीफली तीनों को डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि कैसे, किस हिसाब से काम होना चाहिए। अब इस ट्रांसेंडेंटल रियलिटी को भारतीय शास्त्रीय परंपरा में तो आत्मा कहा जाता है, और जो फिलोसफर्स मान लीजिए कि आत्मा को नहीं भी मानते हैं, तो वो भी एक सुप्रीम बीइंग टाइप का चीज़ है, जो ये मानते हैं कि सभी लोगों को समान रूप से कमांड दिया करता है। तो जैसे एक फिलोसफर हैं ओकहैम, वेस्टर्न फिलोसफर है, जो उस सुप्रीम रियलिटी को कॉन्साइंस वर्ड से यूज करते हैं। दूसरे हैं स्टोइक्स फिलोसफर्स आएंगे, वो जब हम लोग आगे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ेंगे तो इन सब टर्म्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप पेशेंटली सुनिए, और इसके बाद आपको पता चलेगा धीरे धीरे क्लास में। बेसिकली ये जो एथिक्स का जो क्लास है, धीरे धीरे अपने को रिवील करें।
रिवील करेगा। तो अभी तो कुछ टर्म आ रहा है तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया जाएगा कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, क्या टर्म है। अब जैसे एस्टोइक्स फिलोसफर्स हैं, ये सारे आइडियलिस्ट, अभी जितने का मैं नाम ले रहा हूँ वो सब जो है सो आइडियलिस्ट फिलोसफर्स में आते हैं। वो एस्टोइक्स जो हैं, जो सुप्रीम रियलिटी में डायरेक्टली बिलीव करते हैं, जैसे एस्टोइक्स हैं, तो एस्टोइक्स का कहना है वो लोगोस की बात करते हैं। दूसरा चीज़ है एक शाश्वत फिलोसफर्स है, ये जस्ट एग्जांपल देने के लिए, बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, सबका नाम लिया नहीं जा सकता। वो मोरल सेंस की बात करता है कि ये सब जो है वो ह्यूमन बीइंग का सुप्रीम एस्पेक्ट है और जिससे ह्यूमन बीइंग गाइड होता है। और ये जो सुप्रीम बीइंग को गाइड करने वाली जो चीज़ें हैं, ये उसको सुप्रीम बीइंग जब गाइड करता है तो ये सब में कॉमन है। और दूसरा चीज़, जैसे कांट एक फिलोसफर है, उन्होंने इसे ए प्रायरी कैटेगरिकल इम्पेरेटिव कहा है। ए प्रायरी कैटेगरिकल इम्पेरेटिव, ये सारे टर्म आपको आगे बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, बहुत सिंपल वे में समझाया जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है, ये टर्म जो है वो कहना क्या चाहता है। बस अभी आपको ये बताने के लिए कि ये जो ट्रांसेंडेंटल रियलिटी का जो एस्पेक्ट है, वो जितने भी ईस्टर्न थिंकर हो, वेस्टर्न थिंकर हो, मेटेरियलिस्ट हो, आइडियलिस्ट हो, वो सब के सब इसमें बिलीव करते हैं। अब आ जाते हैं कुछ मेटेरियलिस्ट या मेटेरियलिस्ट फिलोसफर से। उसमें सबसे पहले नाम आप लीजिए, जैसे एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल इसको यूडोमाइनिया नाम से बुलाते हैं, और एपिक्यूरियस जो है इसको ऑर्थोरेक्सिया कहते हैं, और राइट रीजन के नाम से हॉब्स बुलाता है बेसिकली। और कॉन्साइंटियस फीलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसको जेम्स मिल यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स जब पढ़ेंगे हम, एथिक्स के लिए ज़रूरी है, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब ज़रूरी है। 10-15 फिलोसफर्स आपको करीब एक पेज का नोट्स होगा, जिसके आप करीब 20 पेज 25 पेज का टोटल नोट्स होगा। ईस्टर्न वेस्टर्न फिलोसफर के 10-10 दोनों पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए कि इन लोगों का हाव भाव मनोभाव क्या है। आप जब एक बार फिलोसफर्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो उनका स्टेटमेंट कुछ भी आएगा, जब उसके नेचर को आप पकड़ लेंगे तो आप स्टेटमेंट से डिराइव कर लेंगे पूरी एथिक्स के अंडरस्टैंडिंग के साथ कि इसमें क्या लिखा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे फिलोसफर्स के सारे बुक पढ़े हों और सारे बुक पढ़ने के बाद ही आप उसके स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। और जैसे आप बुद्धा को ले लें, भगवान बुद्ध को भी ईश्वर में या सुप्रीम रियलिटी काइंड ऑफ थिंग में उनका विश्वास नहीं था, तो लेकिन फिर भी वो कहते थे कि जो पूरा वर्ल्ड जो गाइड होता है, जो ह्यूमन बीइंग गाइड होता है, वो इटर्नल मोरल लॉ से गाइड होता है। तो ये हमने बताया कि ये, अब इसका जो ट्रांसेंडेंटल रियलिटी का नेचर क्या है। एक तो ये यूनिवर्सल होता है, यही आपको यूनिवर्सल आउटलुक देगा। और जब यूनिवर्सल आउटलुक आपको देगा तो जब आप यूनिवर्सल आउटलुक में आएंगे, सार्वभौमिक दृष्टि आप जब रखेंगे, तो ये आपसे आपको इम्पार्शियलिटी डिमांड करेगा। इम्पार्शियलिटी डिमांड करेगा। उसके बाद जब आप इम्पार्शियल होंगे, यूनिवर्सल आउटलुक में रहेंगे, तो आप सिंपैथी, एम्पैथी, और ये जब तीनों होगा तो आपको अंदर से आप मजबूर हो जाएंगे ये कि आपका जीवन जो हो एथिक्स, मोरालिटी, वर्च्यू, वैल्यूज पर निर्भर हो।
क्योंकि ये सभी लोगों में कॉमन है, सब लोगों में एक सा है। तो इसका इस पे जो सबसे मेन जो इसका जो कंट्रोवर्सी उठता है वो ये होता है कि क्या ह्यूमन बीइंग का वर्चू, वैल्यूज, मोरालिटी फिक्स है और ऑब्जेक्टिव है। ये सारा डिस्कस होगा आगे, इस सारे नेचर को आगे डिस्कस किया जाएगा कि नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है तो कितना ऑब्जेक्टिव है, फिर सब्जेक्टिव है तो कितना सब्जेक्टिव है। ये सारी बातें आगे धीरे धीरे आपको ये जो पूरा जो कोर्स है वो आपको रिवील कर देगा कि वो कहना क्या चाहता है। फिर दूसरा चीज़ है कि आप जब इसको आप देखेंगे कि एथिक्स, मोरालिटी, ट्रांसेंडेंटल रियलिटी, इन सबको जब आप एक साथ देखेंगे तो आपको एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, यहाँ पर हम एक तो इसमें सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है हम लोगों को ये बताना है कि क्या ये ऑब्जेक्टिव है, क्या ये फिक्स है। अगर ऐसा रहेगा तो ह्यूमन इंडिपेंडेंस का क्या होगा। जब आप किसी की ऑब्जेक्टिविटी को, मॉरलिटी की, इससे डिक्टेटोरियल अप्रोच का उत्थान हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। इसको कहा जाता है कि जो ट्रांसेंडेंटल रियलिटी जो पूरे सभी जीव, सभी प्राणियों, सभी ह्यूमन बीइंग में अगर है तो वो इनफाइनाइट भी। इनफाइनाइट है तो ये आपको इमेंस पॉसिबिलिटीज देता है इनोवेशंस का। आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना आप अपने एथिक्स और मोरालिटी को किस लेवल पे रखना है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ सोसाइटी, फिर उसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। मतलब ये जो है, और ये हम देखते भी हैं कि पूरे वर्ल्ड की नैतिकता सदा एक सी नहीं रही है, सदा। उसके बाद हम आते हैं कि ये तो हो गया सुप्रीम, यहाँ से सब कुछ निकला, एथिक्स, मोरालिटी और जो भी आप कह लें वर्चू, वैल्यू, सब ये सारे टर्म हैं जो आगे आपको समझाए जाएंगे। बस अभी आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से पेपर को ऑर्गेनाइज किया गया है और इंटीग्रिटी कहने का मतलब उसका क्या है। दूसरा जो पोर्शन ह्यूमन बीइंग का है जिस पर हम लोगों को डिस्कस करना है वो पोर्शन है माइंड, जो दूसरा स्ट्रक्चर है। माइंड जो है ह्यूमन बीइंग का, इसको आप ये भी कह सकते हैं, भारतीय शास्त्रों में इसको अंतःकरण कहा जाता है और वेस्टर्न वर्ल्ड में साइकी पावर, इसी से साइकोलॉजी वर्ड ये सब निकला। तो इसके बारे में कहा जाता है कि भाई ह्यूमन बीइंग का जैसे माइंड है, माइंड अंदर में जो अंतःकरण जो हम लोग जो कहते हैं, अंदर में करीब 3 या 4 चीज़ों से बना हुआ, जिसको उसका उपकरण कहते हैं। जैसे इंटेलेक्ट, फिर जो है ईगो,
माइंड स्टफ और इंटेलिजेंस। इसको हिंदी में विवेक, ये मन का पार्ट है। ये राइट रॉन्ग डिसाइड किया करता है। ये जो है अहंकार, सर्वाइवल, चित्त, मेमोरी, इंटेलिजेंस, बुद्धि, बुद्धि हमेशा सत्य का पक्ष लेगा। चित्त जो है इसमें मेमोरी और अहंकार जो है वो सर्वाइवल के लिए है, सर्वाइवल के लिए है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आदमी सेल्फिश हो जाए। विवेक राइट और रॉन्ग, हमेशा राइट रॉन्ग डिसाइड करेगा। इन चारों को ही अंतःकरण कहते हैं। करण का मतलब होता है करण, अपरेटस। इन चारों को चलाने के लिए जो मोटिव फोर्स होता है वो इमोशन होता है। इसलिए सिलेबस में इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। इमोशंस बेसिकली सर्वाइवल, इवोल्यूशन से आया है हमारे अंदर में, और ये काफ़ी पहले से जमा जो हम लोगों का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो एक साथ जमा होकर के इमोशंस बना हुआ है। वो सारा इमोशनल इंटेलिजेंस का जब समय आएगा तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशंस क्या है, ये आपको समझाया जाएगा। और आपको ये बताने के लिए कि ये काफ़ी पहले से आया हुआ ह्यूमन बीइंग का इनग्रेड है। और ये सबसे पहले, और बेसिकली इंटेलेक्ट, ईगो, माइंड स्टफ, इंटेलिजेंस, जो तर्कशीलता का पार्ट है, ये काफ़ी सुपरफिशियल लेवल पे है। तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि इसको ये गाइड कर ले, इमोशंस गाइड कर ले। तो इमोशंस अगर गाइड करेगा तो इमोशंस का काम है केवल ये देखना कि इमोशंस का काम है कि केवल फियर, डेथ और लव, यही 3-4 चीज़ों में वो चीज़ों को देखता है कि इसमें हम बचेंगे, मतलब खतरा है हमारे ऊपर, या कंफर्टेबल सिचुएशन है अगर। और दूसरा चीज़, ये चारों जो है सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन तर्कशीलता के आधार पर चलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन चारों के आधार पे इसको पहले हम लोगों को इसको कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी बात कि ह्यूमन बीइंग में कभी ह्यूमन बीइंग सुखी होता है, कभी ह्यूमन बीइंग दुखी होता है। तो जब सुख में रहेगा तो उसकी जो तर्कशीलता है, उसकी जो उसकी बौद्धिक क्षमता है, उसकी जो तर्कशीलता है, वो डिफरेंट लेवल पे चली जाएगी। जब ह्यूमन बीइंग उसकी जो तर्कशीलता है वो डिफरेंट लेवल पे चली जाएगी। ह्यूमन बीइंग जब इसमें आ जाएंगे, सुखी रहेंगे, उस समय उसकी तर्कशीलता, उसकी बौद्धिक क्षमता बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो माइंड बहुत रिलायबल तो नहीं कि इसी के बेसिस पर इसी के बेसिस पर ह्यूमन बीइंग की सारी एक्टिविटी को छोड़ दिया जाए। पर
ये एक बहुत अच्छा एपरेटस हो सकता है। आप अगर इसको कंट्रोल करना सीख जाएं, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूडनल चेंज जो कि आगे सिलेबस में है, अगर इसको हम पॉजिटिवली इसको यूज़ करना सीख जाएं तो ये हमारे जीवन के और सिविलाइजेशन के ग्रोथ में चार चांद लगा सकता है। तीसरा जो पोर्शन है, तीसरा पोर्शन जो है बॉडी का, इसी में सेंसेस हुआ करता है। पांच सेंसेस हैं। पांच सेंसेस बेसिकली जनरली जो है टच, टेस्ट, स्मेल, हियर, सीइंग, ये पांच सेंसेस अक्सर हाँ हम लोग सुनते हैं, लेकिन ये आपको एक इंफॉर्मेशन तो देता है। दुनिया का सारा इंफॉर्मेशन आपको ये पांच सेंसेस से ही मिलता है। लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि ये पांच सेंसेस जो हम लोग लेते हैं, ये पांचों सेंसेस के बारे में बड़े बड़े फिलोसफर्स और आप खुद भी बेसिकली जनरल डे टू डे ऑब्जर्वेशन में आप ये पता कर सकते हैं कि बहुत रिलायबल नहीं होता। पांचों सेंसेस पे बैंक करना बहुत रिलायबल नहीं। इसलिए जितने भी फिलोसफर्स हैं सेंस परसेप्शंस के बारे में एक चीज तो लिखते हैं, सेंस परसेप्शन इज डिसीविंग। ये ऑलवेज जो है आपको डिसीव कर देगा। दूसरा जो इसका पक्ष है कि ये कंडीशनड है। जैसे दूर की चीजें आपको छोटी नजर आती, नजदीक जब आएंगे तो आपको चीजें बड़ी नजर आती। एक सिक्का को अगर आप उठाएंगे तो वो गोल नजर आता है, सामने से देखने पर गोल नजर आता है। जब आप साइड से देखेंगे तो एलिप्टिकल नजर आएगा। तो जब गोल और एलिप्टिकल, दूसरा चीज कि जब आप अर्थ के बारे में आप और हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, गोल है, और यहाँ हम लोगों को खुद सेंसेस से परसीव करते हैं तो हमें वो चपटी नजर आती। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सेंस परसेप्शन जो है तो बहुत रिलायबल सोर्स नहीं, क्योंकि ये कंडीशनड है, ये लिमिटेड है। जैसे इसके बारे में कहा जाता है कि जैसे आप कोई भी चीज़ को देखना चाहते हैं तो वो थोड़े से जगह पे दिखाता है। जैसे आप अगर अपने हाथ को ही देखना चाहते हैं तो इस पोर्शन को दिखाता है, इस पोर्शन को नहीं दिखाता। द सेंस परसेप्शन आर वेरी लिमिटेड। तो इस पे भी, इसके सोल इंफॉर्मेशन पे आप वर्क नहीं कर सकते, लेकिन ये इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न उठता है कि अब आप कैसे ह्यूमन बीइंग अपने आप को कैसे मेंटेन करें। तब मान लीजिए कि 3 पोर्शन फिर से लिख दे रहा हूं। सुप्रीम रियलिटी, दूसरा माइंड, तीसरा बॉडी। यहां से यूनिवर्सल आउटलुक है, यहां से सिंपैथी है, एम्पैथी है, क्योंकि जब हम लोग सब समान हैं
और इस लेवल से प्लस सिंपैथी इम्पैथी, उसी कारण से एथिक्स मोरालिटी सारा चीज़ यहाँ से डिराइव्ड है। इसलिए एथिक्स मोरालिटी को हमेशा कहा जाता है कि इट्स ए रिफ्लेक्टिव सब्जेक्ट। जब आप डीप रिफ्लेक्शन में जाएंगे, अब रिफ्लेक्शन क्या है, इसमें एक एक शब्द का मीनिंग समझना, और ये सब जब सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस किया जाएगा तब समझाया जाएगा। अब रिफ्लेक्शन क्या है, डीप रिफ्लेक्शन, तो डीप रिफ्लेक्शन से इंट्यूशन आता है और इसलिए ये सब्जेक्ट इंट्यूटिव भी हो जाता है। तो जब इंट्यूटिव हो जाता है तो अब जैसे सुप्रीम रियलिटी से आपको एथिक्स मोरालिटी ये सारी चीज़ें निकली, ये आपको हमेशा एक वर्ड में कहा जाए तो आपको यूनिवर्सल आउटलुक में लिखना करना चाहेगा। यहाँ इमोशंस है। दूसरा चीज़ है कि इस इमोशंस के कारण आदमी हो सकता है कि लाइफ और डेथ और मतलब फियर, इन सब चीज़ों के कारण, निगेटिव इमोशंस के कारण सेल्फिश एक्ट कर जाए। सर्वाइव करने के लिए वो चीज़ें ठीक है, पर उसको तर्क के लेवल पे ले जा करके जांचना होगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। तो इसलिए ये कहा गया है कि आप अपने माइंड को और बॉडी को इसके प्रिंसिपल्स पे ढालिए। जब आप ढालेंगे, जब माइंड के प्रिंसिपल्स पे ढालेंगे, माइंड को जब आप सुप्रीम रियलिटी के प्रिंसिपल्स पे ढालेंगे तो इसमें आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, ये एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ मैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पढ़ना, जो आपको समझना पड़ेगा, और वो आपके अंदर, जिसको भाव प्रज्ञता कहते हैं, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि ईगो, इंटेलेक्ट, सारी चीज़ों को आपको इसी यूनिवर्सल आउटलुक के आधार पे आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि वो जो है सो सदा जो है सो यूनिवर्सलिटी की ओर आपको ले जाए। ये उसका सबसे पहला। तो इसके लिए क्या है कि इसका एक एस्पेक्ट तो कहेगा कि आप सेल्फिश रहो, स्वार्थी रहो, लेकिन आपको इस प्रिंसिपल पे चलना है। तो इसके लिए आपको माइंड कंट्रोल करना होगा, और माइंड कंट्रोल करने के लिए आपको एटीट्यूड चेंज करना होगा। एटीट्यूड चेंज करेंगे, उससे एप्टीट्यूड चेंज होगा। एप्टीट्यूड चेंज होगा तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनेंगे। तब जाकर के उसके बाद जो है तीसरा जो पोर्शन है बॉडी का, बॉडी के अपने अलग सर्वाइवल कंपल्सन्स हैं, एवोल्यूशनरी कंपल्सन्स हैं। तो इसके का प्लस सेंस डिसीविंग है, लिमिटेड है, कंडीशनड है। तो सेंसेस जब लिमिटेड, कंडीशन, डिसीविंग तीनों चीज़ है, तो आपको उसको, वो अगर आपको सेल्फिशनेस की ओर ले जाना चाहता है, आपको हमेशा सेल्फिशनेस की ओर ले जाना चाहता है, उसको भी आपको उसी हिसाब से यूनिवर्सल आउटलुक की ओर लेकर के आना होगा। मतलब इसके प्रिंसिपल्स पे इसको ऑर्गेनाइज करना है, और इसके जरिए इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो ये एक तरह से एक प्रिंसिपल पे एक ही प्रिंसिपल पे काम करेगा, और इसीलिए इसको हम लोग, तब ह्यूमन बीइंग विल बिकम इंटीग्रेटेड। यहां तक तो इंटीग्रिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझाया। अब जो दूसरा वर्ड लिखा गया है, ये समझाना जरूरी है, क्योंकि इसके समझाने के बाद ही आप समझ पाएंगे, इसके समझाने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि सिलेबस कैसे स्ट्रक्चर्ड है, और आपको उसमें उसको किस अप्रोच से लेकर के जाना पड़ेगा। आपको जो मैंने इंटीग्रिटी बताया, उसी प्रिंसिपल पर सिलेबस भी स्ट्रक्चर्ड है। दूसरा पोर्शन आता है
प्रोबिटी। दूसरा कंसेप्ट वो है। तो प्रोबिटी है क्या? प्रोबिटी जो है नॉट ओनली सिर्फ करप्शन का एब्सेंस नहीं, क्योंकि अगर करप्शन का एब्सेंस प्रोबिटी होगा तो उस वो जो है सो रेट टेपिज्म की ओर आपको ले जाएगा। और जब आप रेट और मतलब एक तरह से आप नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, रेट टेपिज्म की ओर ले जाएगा और लाल फीताशाही जिसको कहते हैं। तो आपको एज ए ह्यूमन इंटीग्रिटी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि ह्यूमन बीइंग अपने फुल पोटेंशियल में अपने आप को, जब ट्रांसेंडेंटल रियलिटी से जब वर्क करता है आदमी, तो अपने फुल पोटेंशियल में आता है। तो मियर एब्सेंस ऑफ करप्शन प्रोबिटी तो नहीं। प्रोबिटी है क्या? कंप्लीट इंटीग्रिटी अगर आप अपने जीवन में उतारने में सक्षम हो जाते हैं तो उसी को प्रोबिटी कहते हैं। इनफैक्ट जो मेरा कहने का मतलब है कि ए मैन शुड बी ऑन हाई मोरल प्रिंसिपल, बहुत हाई लेवल के मॉरलिटी और प्रिंसिपल पे जो बिहेव करता है वही प्रोबिटी वाला पर्सन हुआ करता है। और उसमें क्या होता है कि वो मियर एब्सेंस ऑफ करप्शन नहीं है। बेसिकली प्रोबिटी जांचने का सबसे सही तरीका होता है जो कंप्राइज करता है, वो 3 चीजों से कंप्राइज करेगा, 3 चीजों से बना होता है। तीसरा जो पोर्शन है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 3 चीज से प्रोबिटी बनता है। जब ये 3 चीज रहेगा, अब आप देखिए कि ट्रांसपेरेंसी, भारत सरकार भी इसके लिए बहुत प्रयासरत है। ट्रांसपेरेंसी के लिए आप देखेंगे कि सदा जो है कभी विजिलेंस कमीशन, हाई कोर्ट भी, पुलिस भी, ईडी भी, ये सारा कार्य करते रहती हैं। जितने भी जो लॉ एनफोर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिसाइड करती हैं कि कौन आदमी मतलब यहाँ ट्रांसपेरेंसी फॉलो किया गया या नहीं किया गया। दूसरा चीज अकाउंटेबिलिटी चेक करने के लिए भारत सरकार की तरफ से आरटीआई लाया गया है। और रिस्पॉन्सिवनेस मतलब एफिशिएंसी भी होना चाहिए। एफिशिएंसी भी मतलब इंटीग्रिटी का एक बहुत मेजर एस्पेक्ट है कि आपके अंदर एफिशिएंट पर्सन भी हो, बहुत अच्छे से आप अपनी चीज़ों को डिलीवर करें। तो रिस्पॉन्सिवनेस में आप देखेंगे कि सिटीजन चार्टर एक्ट क्या डिलीवर किया जा सकता है, क्या नहीं डिलीवर किया जा सकता है। इन 3 प्रिंसिपल्स पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यही देखना आपका काम है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं और वो ह्यूमन बीइंग में, मतलब जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशंस है वो इन 3 प्रिंसिपल्स पे काम करता है, तो वो प्रोबिटी के साथ काम कर रहा है। दूसरा चीज है कि ह्यूमन बीइंग में भी प्रोबिटी को चेक करना है। ह्यूमन बीइंग जब अपने अंदर उतारेगा प्रोबिटी को, तो वो कैसे देखा जाएगा? कि आपके अंदर प्रोबिटी है या नहीं है। आप क्योंकि आप जब पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में काम करेंगे तो उसी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबनेस के साथ आपको काम करना होगा। तो वो काम करने के लिए वो क्या मापदंड रहेंगे जिससे आपको माना जाएगा कि आप ये जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ वो केस स्टडी में बहुत काम आता है। प्रोबिटी अगर ह्यूमन बीइंग में देखना, मतलब इंटीग्रिटी के साथ ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको देखने के लिए 4 चीजें आप उसमें जेन्युइनिटी और चौथा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। जैसे ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस, जेन्युइननेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ये 4 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप इंटीग्रिटी के, तब माना जाएगा कि आप इंटीग्रिटी। अब जैसे इसका मतलब हुआ ट्रूथफुलनेस का क्या मतलब हुआ? ट्रूथफुलनेस का मतलब हुआ गिविंग और टेकिंग हेल्प। कोई भी मदद आप किसी से ले रहे हैं, गिविंग और टेकिंग हेल्प विदाउट एनी स्ट्रिंग अटैच्ड। कोई उसमें स्ट्रिंग अटैच नहीं होना चाहिए, कोई मतलब किसी का कोई मतलब ये पर्सनल बेनिफिट वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो वो आप जो भी कर रहे हैं वो ट्रूथफुल है। दूसरा चीज फेयरनेस। फेयरनेस मीन्स ट्रांसपेरेंसी। आप जो भी कर रहे हैं कानून के मुताबिक कीजिए, बिल्कुल ओपन एंडेड कीजिए, जितना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स को छोड़कर, कि जो पब्लिक को दिखनी चाहिए कि या नहीं, बहुत फेयर वे में काम करें। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी इज कॉल्ड फेयरनेस। तीसरा चीज है जेन्युइनिटी। जेन्युइनिटी का मतलब है कि जो चीज जिस चीज के लिए है उसका इस्तेमाल उसी चीज के लिए होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर गाड़ी दिया गया है सरकारी वर्क के लिए, तो उसका सरकारी वर्क ही होना चाहिए, वो पर्सनल यूज के लिए उसका है। इसके बहुत सारे मीनिंग निकलेंगे आप जब आगे उसको पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे कानून दिया गया है, कानून बहुत सारा आप धारा लगा सकते हैं। अगर एज ए ब्यूरोक्रेट हैं और फिलोसफर हैं, तो मतलब कोई पर्सनल वेंजियंस पे कानून का उपयोग नहीं करना, क्योंकि कानून का जो जिस चीज़ के लिए दिया गया वो जेन्युइननेस नहीं हो। जिस चीज़ के लिए कानून का पालन कराना आपका धर्म है, फर्ज है, पर पर्सनल वेंजियंस के लिए उसका यूज करना आपका कहीं से कर्तव्य नहीं हो, तो जेन्युइननेस है। और चौथा चीज़ है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का मतलब है कि जब आप किसी भी ग्रुप में काम करते हैं, या कोई भी आदमी आपका परिचित या कोई भी आ रहा हो, जान रहा है कि आप बहुत बड़े अधिकारी हैं और आप उसको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, तो या आपके ग्रुप में आप एक टीम वर्क में विश्वास करते हैं और टीम वर्क में कोई भी आदमी जो है सो कुछ कम औसत दर्जे में काम कर रहा हो या गलत कर रहा हो, तो ब्रिंगिंग आउट इनकंसिस्टेंसी विदाउट हर्टिंग एनीवन इज नथिंग बट स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। उसमें आपको करना क्या है कि आपको हर्ट किसी को नहीं करना है,
लेकिन आपको स्ट्रेट, अब जैसे मान लीजिए आपका मित्र ही आ गया, कोई पर्सनल बेनिफिट चाहता है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दीजिए कि कानून के दायरे में नहीं आता है। तो इन चार एस्पेक्ट से कोई भी आप काम देखेंगे, इन चार एस्पेक्ट से आप देखेंगे तो उस ह्यूमन बीइंग में पाएंगे कि उसमें वो आदमी इंटीग्रिटी से काम कर रहा है। इस पे अक्सर हाँ केस स्टडी पूछा जाता है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये केस स्टडी में बहुत काम है। काम वो ये आता है कि जैसे एक सिचुएशन दे देता है, सिचुएशन देने के बाद कि ऐसा सिचुएशन है, उसके बाद क्या करता है कि चार ऑप्शन आपको दिया जाता है, उसमें आपको कहेगा कि इन चारों ऑप्शन में जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो कौन सा है और आपने क्यों चुना, और बाकी जो तीन ऑप्शन जिसको आपने छोड़ा उसको क्यों छोड़ा। तो उसको आप जब पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे मैं जब बताऊंगा केस स्टडीज के लिए बताऊंगा, उसके लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे ये हैं, जब मैं सब बताऊंगा तो उसमें मैं आपको इसको कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज हुआ वो मैं बताऊंगा। लेकिन आपको एक अभी ब्रीफ बताने के लिए क्या है, तो उन चार ऑप्शन में देखेंगे तो कोई एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें ये चारों पाए जाएंगे, और बाकी जो तीन ऑप्शन है उसमें से कोई ना कोई एक लैग किया रहेगा, किसी किसी में तो दो दो तीन तीन लैग किए रहेंगे जो ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप बता दीजिए कि इन तीन ये चूंकि लैग कर रहा है फलाना फलाना चीज इसमें, इसलिए हम नहीं देंगे, और कंप्लीट इंटीग्रिटी वाला पर्सन वही होगा जो जिसमें चारों पाया जाएगा, जो ऑप्शन वही होगा जो चारों पाया जाएगा, और इसमें चारों पाया जाता है। और चारों क्यों पाया जाता है, तो उसमें स्टेप्स रहेगा, इस स्टेप में ट्रूथफुलनेस दिखा, इस स्टेप में फेयरनेस दिखा, इस स्टेप में जेन्युइनिटी दिखा, इस स्टेप में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दिखा। आप उसको चारों को कर सकते हैं। अब आगे हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ से कि हम लोग दो चीज़ समझें, इंटीग्रिटी क्या है, दूसरा चीज़ समझें कि प्रोबिटी क्या है। प्रोबिटी इज ऑल्सो नथिंग बट इंटीग्रिटी। तीसरा एस्पेक्ट उसी चार लाइन में आप देंगे कि उसने कहा है कि वो जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो जो क्वेश्चन पूछेगा वो दो तरह से पूछेगा। एक तो सैद्धांतिक पक्ष होगा, दूसरा जो पक्ष होगा उसका क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा उसका वो केस स्टडी में होगा। केस स्टडी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आप देखेंगे कि वो जानना क्या चाहता है, कि बेसिकली वो प्रैक्टिकल अप्रोच आपका देखना चाहता है। अब यहाँ प्रैक्टिकल का मीनिंग समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल का मीनिंग समझेंगे, बेसिकली प्रैक्टिकलिटी को लोग उपयोगितावादी से कंफ्यूज कर जाते हैं। उपयोगितावादी जो चीज़ें हैं वो यूटिलिटेरियन बेस्ड होता है। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकलिटी एंड यूटिलिटी। Utility is measured by mere profit or loss. Practicality जो उसको आप कह सकते हैं आभ्यासिक, आप कह सकते हैं आभ्यासिक, प्रयोगात्मक। ये दो वर्ड है जो एक तो आपके हैबिट में होना चाहिए, मतलब आप उसको अभ्यास के जरिए आप उसको अप्लाई कर दें। दूसरा चीज़ प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल, मतलब जो थियरी आपने सीखा है
उसका एप्लीकेशन। तो जो सिद्धांत पक्ष आप सीखेंगे उसका एप्लीकेशन करना ही तो मेन काम है परिवार। लेकिन वो यूटिलिटेरियन नहीं, क्योंकि यूटिलिटेरियन थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, तो थोड़ा सा कॉमर्शियल टिंज आ जाता है, इसलिए उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। उसके लिए फिर आपको आइडियलिज्म को अपनी जगह से नीचे सरकाना पड़ेगा, अगर कॉमर्शियल एंगल सिर्फ देखेंगे, प्रॉफिट लॉस सिर्फ देखेंगे। पर प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि आप कितना, जो थियरी का पोर्शन है आप उसको कितना अप्लाई करने में सक्षम है। मतलब आपका जो एप्टीट्यूड है, जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड बताता है कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड जो सिलेबस में आपके लिए, कि आप कितना उसको अप्लाई करना आप पॉसिबल बनाते हैं। पॉसिबिलिटी जो थियरी में आपने पढ़ा है, थियरी में तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें पढ़ी, क्या सब बातों को आप एप्लीकेबल बना सकते हैं? उसी को प्रैक्टिस है। आप इसको आप ऐसे समझिए कि साइंस, ज़्यादातर लोग साइंस, कुछ लोग साइंस तो जरूर पढ़े होंगे और समझेंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो समझते तो हैं कि जब आप कॉलेज में आप साइंस पढ़ते हैं तो एक प्रैक्टिकल का क्लास हुआ करता है। तो जो क्लास में थियरी के क्लास में से जो पढ़ते हैं हम लोग, तो उसका प्रैक्टिकल करने हम लोग लेबोरेटरी में जाते हैं। तो आप उसी प्रैक्टिकल से आप समझिए कि जब आप सिद्धांततः चीज़ों को आपने वो कर लिया है, जब आपने आत्मसात कर लिया है चीज़ों को, तो आप जो है उसको कितना उपयोग कर सकते हैं, कितना, वो इसलिए वो आपको सिचुएशन देता है कि इस डिफरेंट सिचुएशन, और उसके लिए हमारे पास, मतलब लोग कहते हैं कि नहीं उसको इंस्टिंक्टिवली बनाना है। इंस्टिंक्टिवली नहीं बनाना, इंस्टिंक्टिवली नहीं बनाना है। आप जब थे, जैसे हमने आपको ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस, जेन्युइननेस और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का एक फॉर्मूला दिया, एक बार तो 4 क्वेश्चन आया हुआ था, 4 क्वेश्चन एक साल, वो सब डिस्कस करूंगा मैं, सब डिस्कस करूंगा। आज मैं बता रहा हूँ आपको कि ब्रीफली, अभी हमको लगता है कि इंटीग्रिटी आपको समझा पाएंगे, पूरा इंटीग्रिटी, प्रोबिटी क्या है। जो क्लास में बताया जाएगा वो थोड़ा सा और एक्सप्लेन होगा और एक्सपेंडेड होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि आपको ब्रीफ में, लेकिन इतना बताना जरूरी नहीं, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि फिर सिलेबस है क्या, सिलेबस आखिर है क्या, आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है थोड़ा सा आपको इलाबोरेट करके समझा रहा हूँ। इसके बाद वाले जो पोर्शन में मैं आपको बताऊंगा कि जो सिलेबस का स्ट्रक्चर है, सिलेबस का जो स्ट्रक्चर है वो किस बेसिस पे बनाऊं। तो 2 क्लासेस 3 क्लासेस उसी पे चलेंगे। खैर अभी मैं आपको इसी एस्पेक्ट पे, यही प्रयोगात्मक आपको जानना वो चाहता है, केस स्टडी इसी के लिए लाया गया है। आपको ब्रीफली केवल अब बता दें कि आप देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग का जो बनावट है उसको सोल मान लेते हैं। माइंड, बॉडी, इससे डिराइव्ड प्रिंसिपल, डीप रिफ्लेक्शन से जो प्रिंसिपल आप डिराइव करेंगे, इससे डिराइव्ड प्रिंसिपल को माइंड कंट्रोल करने के लिए यूज करना है। माइंड जब कंट्रोल कर लेंगे तब व्यवहार के लिए, बॉडी में व्यवहारिक रूप से उतारने के लिए यहाँ लाया जाएगा, उसको फिर इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब इस प्रिंसिपल के आधार पे इसको कंट्रोल करना है और इसके कंट्रोल से बिहेवियर को कंट्रोल करना है, तब आप, देन यू विल बी कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड पर्सन। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दर्शन, विज्ञान, जो वहां से प्रिंसिपल डिराइव होगा। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, प्रोसेस।
प्रोसेस जो माइंड में ही होगा। और व्यवहार, अब व्यवहार में आप देखिएगा कि जैसे पर्सनल बिहेवियर, इसी से तो पब्लिक लाइफ डिराइव होगा, क्योंकि यही पर्सनल बिहेवियर पब्लिक पोजीशन पे भी काम आता है। तो और प्लस दूसरा चीज़ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, अगर हम पर्सनली भी अपना जो व्यवहार है अगर ठीक नहीं रखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स नहीं रखेंगे, तो अपने आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा। अगर हम एथिक्स के बेसिस पे नहीं रखेंगे, किसी का पैसा चोरी करेंगे, आपसे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन चलाएगा, तो व्यवहार को तो हमको कंट्रोल करना ही होगा। तो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, और आपको अब आगे की क्लासेस में बताया जाएगा कि कैसे आपकी सिलेबस जो है इसी 3 बेसिस पे सजाया गया है, और इन्हीं 3 बेसिस पे सजाने के बाद आप देखेंगे कि उन सजाया जाएगा, और उसके बारे में चर्चा अगली बार करेंगे। नमस्कार। आइए विवेक।